तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैथ्स के दोस्तों कंप्लीट पेपर सेट का रिवीजन और उसका पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों इस स्लाइड से आप समझ चुके हैं कि मैं इस वीडियो में जो अपने RWA सर है, रोजगार विद अंकित सर, उनका जो एक मिनी मॉक होता है, मतलब इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और एक जो कंप्लीट पेपर उसकी मैथ भी मैं आपको बहुत जल्दी करवाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ वही 15 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इन सर के टेस्ट मिनी में डाले गए थे 29 वाले टेस्ट में। और दोस्तों मैं 100% एक एक प्रश्न का आपको इतना छोटा सॉल्यूशन बता दूंगा, इतना अच्छा सॉल्यूशन बता दूंगा, तो उससे आप गारंटेड एक मैथ के दोस्तों अभी बचे हुए 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो लगातार दूं जिससे आपके मैथ्स पर एक शानदार पकड़ हो जाए और दोस्तों एक अच्छा स्कोर कर सको। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा स्कोर मैंने आज किया है। दोस्तों देख सकते हो, रैंक अपनी फर्स्ट है दोस्तों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मैथ ठीक है ईश्वर की कृपा से। और दोस्तों देखिए एक्यूरेसी भी अच्छी है। और दोस्तों अब चलिए मैं आपको इसके नीचे टाइमिंग दिखाता हूँ। मैंने ये भी वैल्यू, अब देखिए दोस्तों टाइम मैंने 14 मिनट यूज़ किया। दोस्तों ये आपको फिर से देखिए, मैं दिखा देता हूँ टाइम मैंने कितना यूज किया। दोस्तों ये देखिए सिर्फ और सिर्फ 14 मिनट में मैंने ये 15 प्रश्न किए हैं। और दोस्तों 100% एक्यूरेसी के साथ किए, यही मेन चीज़ होती है कि आप एक्यूरेसी के साथ टाइम देखिए दोस्तों, सभी अपने करेक्ट बैठे और इसमें इनकरेक्ट कोई संभावना नहीं। देखिए दोस्तों ये लिखिए, मैंने बता दिया कि 14 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये टेस्ट किया। और दोस्तों मैंने हर वो प्रश्न अपने एक अच्छे शॉर्ट तरीके से किया, उसी प्रकार से मैं आपको भी करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस पेपर में बताता हूं किस प्रकार के प्रश्न। दोस्तों ये करेक्ट इनकरेक्ट वाला आ गया। और दोस्तों इसमें देखिए सॉल्यूशन आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं हर प्रश्न का इतना शानदार सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं कि आप रियल में अगर वो तरीका अपनाओगे तो आपका 100% मैथ में स्कोर, दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि आपका मैथ में स्कोर कम से कम 14 या 15, इससे कम तो मैथ में आपका स्कोर हो ही नहीं। इसी उद्देश्य से दोस्तों मैं ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि कंप्लीट जो सर द्वारा इतने दिनों में जो भी मैथ के मिनी मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट में जितनी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी के सभी का सॉल्यूशन दोस्तों मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा अंदर मोटिवेशन तभी आएगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो आप मेरे को भी सपोर्ट कर रहे हो। और दोस्तों जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइब, दोस्तों इस चीज़ को मैं ध्यान में रख चल रहा हूँ, जैसे ही अपने 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे दोस्तों उसके बाद मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूं। दोस्तों मेरा मेन जो मोटो है ना कि मैं इन्हीं क्लासेस को लाइव पढ़ाऊं, तो उसके लिए आपके सपोर्ट और 1000 सब्सक्राइब में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 60 सब्सक्राइबर कम है। तो जैसे ही आप इनको कंप्लीट करोगे मैं आपके साथ तुरंत लाइव जुड़ूंगा और लाइव मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर कंप्लीट चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक एक करके इन 15 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं आज के इस मिनी पेपर सॉल्यूशन के पहले क्वेश्चन की। दोस्तों मैं आपको इतना शॉर्ट वे में समझा दूंगा कि आप रियल में कहोगे कि ऐसा सॉल्यूशन तो हमने कभी नहीं किया। प्रश्न को देखिए, किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत का 120% है। यदि उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए और विक्रय मूल्य वही रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना % है। दोस्तों इन सब चीजों को समझ गए ना इस लाइन को, तो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को आपको कैसे करना होता है, ये पहले एक आप लागत मान लेंगे, जैसे 100 रुपये मैंने मान ली, तो उसकी लागत का लाभ है 120%। तो दोस्तों इसमें 120% लाभ जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 220। दोस्तों देखिए कितना शानदार तरीका है, बिल्कुल समझोगे कि 100 रुपये की चीज पर उसका लाभ उसकी लागत का 120%। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि लाभ को 20% समझेंगे और सेलिंग प्राइस को 120 समझेंगे, ये गलती न करें। फिर उसकी लागत में 25% वृद्धि का मतलब दोस्तों अब समझिए 125 आगे, और विक्रय मूल्य वही रखा जाए तो 220। अब दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं ये इतनी तो आपको आती होगी कि जब आपको पता है कि SP 220 है, लागत ये है, तो प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों 220 में से 125 घटेगा, इस SP में से ये जब आपका CP घटेगा तो 95 आपका लाभ आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, तो प्राप्त होने वाला लाभ मतलब 95 रुपए, विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य अपना कितना है 220। अब दोस्तों इस यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि अपने को सिर्फ और सिर्फ ये परसेंटेज निकालना है, कितना वाला 95 बटे 220 इंटू 100। अब दोस्तों देखिए 0 से 0, 2 से काटिए 11, 2 से काटिए 5 बार, 95 पंजो दोस्तों 5 चूड़ी 25 हासिल पाई 2 और 9 पंजा 45 और 2 47।
डिवाइड बाई 11 आ गया दोस्तों 11 से। अब देखिए 11 चौकों दोस्तों मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए 11 चौकों 44 बच गए 3 35 11 3 33। देखिए दोस्तों 43 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 43 उत्तर। तो दोस्तों अपने को आंसर क्या होगा, इस स्लाइड में आपको आंसर दिखेगा, लेकिन आपको आंसर से कोई लेना देना नहीं रखना। आपका टारगेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में आए तो आपका हर किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, उत्तर से अपना कोई लेना देना नहीं रखना है कि दोस्तों अब देखिए एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्ग के घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। लंबाई मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल बताइए जिसे घास खा सकती है, जिसे मतलब गाय चर सकती है, ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब दोस्तों वो वर्ग है, एक बात समझना, जैसे कोई ये जैसे इसने बोला 25 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है, लेकिन गाय तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ बनी हुई है और उसकी रस्सी की लंबाई लिखी हुई है इसने 14 मीटर। तो दोस्तों देखिए गाय कहाँ जाएगी, जैसे यहाँ 14 मीटर इधर चल सकती है यहाँ तक, फिर ये ऐसे चलेगी 14 मीटर। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ 14 ही मीटर चल पाएगी, क्योंकि दोस्तों इधर कोई लेना देना है नहीं। अपने को सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है कि इसका कितना हिस्सा खाया पे बताइए कि गाय जिसे मतलब मैदान के उसका क्षेत्रफल बताइए जहां से गाय खा सकती है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना ही खा पाएगी। तो दोस्तों एक बात बताऊं, इस प्रकार के प्रश्न में इस 25 का कोई यूज ही नहीं है दोस्तों। कैसे मतलब अपने को गाय को सिर्फ और सिर्फ इतना चराना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये तो एक पूरा हो गया वृत्त, लेकिन अपने को वृत्त का इतना ही पार्ट यूज करना है, मतलब 1/4। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आपको पता होगा कि 1/4 वर्ग है, क्योंकि दोस्तों ये 4 टुकड़े हो गए ऐसे ऐसे। तो 1/4 पाई की वैल्यू लिखिए आप 22/7, और दोस्तों आर पाई आर स्क्वायर, आर दोस्तों ये अपनी 14 है, क्योंकि उसको 14 की रस्सी से बांधा हुआ है। ये दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर फिर वापस 14 लिख दो ताकि मतलब काटने में ईजी हो। दोस्तों ये 14 है। देखिए दोस्तों 7 से इसको काटोगे आप 2 बार, 2 से इसको 2 बार, 2 से दोस्तों इसको काटिए आप 7 बार, 22 7 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं दोस्तों इसमें मीटर स्क्वायर है तो आपको मीटर स्क्वायर में ही बताना है कि 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में वो चर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में देखा ना आपने, इस ऊपर वाली 25 वाली का इसका कोई रोल ही नहीं रहा। तो दोस्तों प्रश्न को पढ़ते समय आपको कंसंट्रेशन रखना है, तभी आप सही सॉल्यूशन कर पाओगे। और दोस्तों तरीके देख करके मतलब जो मैं शानदार शॉर्ट ट्रिक टाइप के प्रश्न आपको बता रहा हूं, तो ये आप जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से सीखेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों लेके चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आज का दोस्तों आगे वाला प्रश्न, देखिए दोस्तों प्रश्न आज का फिर बताऊं दोस्तों, उत्तर से अपना कोई लेना देना नहीं रखना, अपने सिर्फ और सिर्फ प्रश्न से मतलब रखना। अब ये दोस्तों शानदार प्रश्न है जिसका थोड़ा भी अगर कोई कॉमन सेंस रखता है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न आपको मेन प्रश्न बनेंगे वो कॉमन सेंस से ही बनने वाला है, न कि सिर्फ और सिर्फ रटने। इस प्रश्न को देखिए कि एक महिला मंदिर पैदल जा रही है दोस्तों, और आते समय सवारी करके आई तो उसको 3 घंटे 20 मिनट लगे। दोनों साइड अगर वो सवारी करती मतलब बाइक से बस से जाती तो 2 घंटे कम लगता। यदि वह दोनों ओर पैदल चलती तो उसके द्वारा लिए जाने वाला समय का आधा कितना होता। दोस्तों एक शानदार रियल में शानदार प्रश्न बता रहा हूँ। इससे मैं जो तरीका बता रहा हूँ इस प्रश्न का इतना शानदार, वो इतना शॉर्ट में कहीं तरीका मिल जाए तो कमेंट कर देना मेरे को कि सर मिल गया, क्योंकि दोस्तों शानदार मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका। प्रश्न को देखिए दोस्तों, वो एक साइड पैदल गई और सवारी से आई तो उसको लगे 3 घंटे 20 मिनट। दोस्तों कितने लगे, मैं लिख रहा हूँ 3:20, ठीक, ये लीजिए। अब क्या बोल रहा है कि अगर दोनों ओर सवारी से जाती तो 2 घंटे कम लगते। तो दोस्तों मैं यहाँ इसमें से 2 घंटे कम कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप समझ गए 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे कम लग रहे हैं। जो पहले उसको 3 घंटे 20 लग रहे थे उससे 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों कितना लग गया, 1 घंटे 20 मिनट। इसका मतलब जब सवारी से वो दोनों साइड आना जाना मतलब गई और सवारी से आई तो उसको 1 घंटे 20 मिनट लगे। तो दोस्तों इतना तो कॉमन सेंस आपके पास भी होगा कि 1 घंटे और 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। तो वो 80 मिनट में गई और वापस आ चुकी है। तो दोस्तों दोनों साइड सवारी से गई है, 80 मिनट लगे हैं। तो आप तो ये अनुमान तो आराम से सोच सकते हो कि उसी साधन से गई है, सवारी से तो 40 जाते वक्त लगा है और 40 ही आते वक्त लगा है। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते?
पहले उसको 3:20 लग रहा था। फिर बोल रहा है कि दोनों साइड अगर सवारी से जाए तो उसको 2 घंटे कम लगे। इसमें दोनों साइड जब सवारी से जाएगी तो उसको 1 घंटे 20 मिनट लगे। इसमें 80 मिनट, दोनों साइड की 80 मिनट, तो एक साइड का 40 मिनट। तो दोस्तों अब आपको पता लगा कि एक साइड जाने में उसको सवारी से 40 मिनट लग रहे थे। फिर दोस्तों इस लाइन पर आइए कि वो पैदल गई और सवारी से आई तो 3 घंटे 20 मिनट लगे। दोस्तों मान लीजिए कि वो जाते वक्त सवारी से चली गई या आते वक्त सवारी से आई, तो दोस्तों 3 घंटे 20 मिनट में से जो सवारी से आई है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड की 40 ही मिनट खत्म हुए। दोस्तों इस चीज़ को समझे, जो 3 घंटे और 20 मिनट थे उसमें से जो सवारी से जाए, आप आई हुई मान लो या गई मान लो, जैसे वो सवारी से आई है वापस आई है तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 40 ही मिनट लगे थे। इसका मतलब दोस्तों आप 3 घंटे 20 में से 40 मिनट घटाओगे तो ये आ गया 2 घंटा 40 मिनट। इसका मतलब जब वो पैदल जा रही थी तो उसको 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। अगर दोस्तों वो दोनों और पैदल चलती, अगर जाते वक्त 2:40 तो आपको पता होगा कि आते वक्त ही वही दूरी है, पैदल आएगी तो 2:40 ही लगेगा। तो दोस्तों आने और जाने में टोटल वक्त उसको कितना लग गया, 4 घंटे। इसको जोड़ोगे तो 4 घंटे 80 मिनट, लेकिन ये बोल रहा है आधा, तो आधा मतलब 2 घंटे 40 मिनट ही टाइम हो गया। दोस्तों ये शानदार प्रश्न आपकी सोच पर, आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि आप इस प्रश्न को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर दोस्तों नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को एक बार मेरे कहने पर जरूर देखना, 110% इस तरीके को आप समझ जाओगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलिए दोस्तों अपनी क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये भी एक कोई विशेष प्रश्न नहीं, एक मतलब जिसे अपन कहते हैं ना लगातार बट्टा दिया उसी पर आते। देखिए वस्तु के अंकित मूल्य पर एक 15%, 20%, 18% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 22, 30.40 में बेचा था तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें और दोस्तों कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है कि आप इस, अब दोस्त बहुत सारे कैंडिडेट क्या है एक्स मानेंगे और उसमें 15% कम करेंगे, 20%, 18% कम करेंगे। ऐसा ना करके आप दोस्तों ऐसे करें, जो आपको लास्ट अमाउंट दिया उसको लिख लेंगे आप 22, 30.40। और दोस्तों इसमें होता यह है कि जो जो छूटें दी गई है उनको उल्टे क्रम में, उल्टे का मतलब दोस्तों आप समझेगा, जैसे 15% छूट दी किसी चीज़ पर तो वो चीज़ हो गई 17/20 की। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 17/20 कैसे बोल रहा हूँ। आपको पता है कि 15% की वैल्यू होती है 3/20, तो 3% की छूट दिए 20 रुपये पर। कोई भी 20 रुपये की चीज़ पर 3 की छूट दे दी तो वो कितने में बेची जाएगी, आपको पता होगा कि 17/20 में बेची जाएगी। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि जब आपको अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद लास्ट अमाउंट दिए तो आपको यही काम जो 17/20 वाला उसको उल्टा करना पड़ता है, 20/17। इसी प्रकार दोस्तों आगे वाले प्रोसेस में क्या है, 20% छूट है। दोस्तों आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो दोस्तों किसी भी चीज़ पर अगर 1/5 छूट है तो वो कितने में बिकी होगी आप बता सकते हो। तो वो आपको पता है कि 5 रुपये पर 1 रुपये की छूट दी तो वही चीज़ 4/5 में बिकी है, 5 की चीज़ 4 में बिकी क्योंकि 1 की छूट दे दी। तो दोस्तों मैं फिर बता दूँ, आपने 4/5 पर बेचे तो इसको फिर से उल्टा करेंगे 5/4। फिर दोस्तों आगे वाला 18% है। अब 18% दोस्तों 100 में से 18% घटा दोस्तों वही बात, आप 18% को 18/100 लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छा तरीका, अगर जैसे 15%, 20% ईजी वैल्यू दी लेकिन 18% आ रहा है तो इसका हम दोस्तों मैं 100 में से, पिछले में यही कर रहे थे, ये जो अपन 1/5 है 4/5 वही 18 ये 100 वाला ही सीन है। तो दोस्तों 100 और बट्टे में 18 घटेगा 100 में से तो 82। तो दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी कि 2230.40 गुणा 20/17 गुणा 5/4 गुणा इसको 100/82 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके पास आंसर ये 4000 आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आज जो मैंने गुणा वाला कैलकुलेशन दिया ये आप कर लेंगे और इसको ये नहीं समझेंगे कि सर क्यों नहीं कर रहे या आ नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो इसमें क्योंकि दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल ये है, उनमें से एक संख्या का वर्गमूल ये है। तो दूसरी के दोस्तों ये भी एक अच्छा प्रश्न है। दोस्तों आप फिर मैं बता रहा हूँ उत्तर पर नहीं जाएंगे, जो इसमें उत्तर जैसे ग्रीन लग रहा है आप लग रहा है कि उत्तर सामने, उत्तर का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। मैं आपको प्रश्न सिखाने आया हूँ। 2 धनात्मक संख्या वर्गों का योगफल, इसका हम दोस्तों मैं x मान लूँ, उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर ये वाली वैल्यू लिखा। देखिए जो इसमें लिखा होगा वही लिख रहा हूँ। यदि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल लिखा, मैंने लिख दिया, उनमें से एक संख्या मतलब मैं मान लो x का वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल देता हूं, ये आ रहा है 7।
तो दोस्तों इसका स्क्वायर करूंगा तो x और इसका स्क्वायर करूंगा 49। इसका मतलब दोस्तों x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, चाहे आप y की निकाल लो चाहे x की निकाल लो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर एकदम वही आएगा। दोस्तों जो लिखा हुआ मैंने वही किया है। उनमें से एक संख्या मैंने मान लिया x का वर्गमूल 7 है तो वह संख्या होगी 49। अब दोस्तों एक संख्या 49 है तो अपने को दूसरी संख्या पूछी हुई है, तो दोस्तों एक संख्या आपको पता लग गया दोस्तों कि 49 है। अब आपको ये पता लगा कि ये 49 है तो 49 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा कि स्क्वायर कैसे निकालना। 24 0 1 दोस्तों सबसे आसान हो गया। 50 से कितना कम है 49 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर किया 0 1 और 1 का मैं उसको 25 में से घटाया। दोस्तों ये मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आना हूँ कि वर्ग घन वर्गमूल घनमूल कैसे निकालना है। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि भाई इस संख्या का तो वर्ग ये है, तो बचा हुआ दोस्तों इन दोनों का योगफल ये है 2426, उसमें से x के स्क्वायर की वैल्यू ये है तो y के स्क्वायर की वैल्यू, जब दोस्तों 2426 में से 2401 निकालोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। दोस्तों बड़ा शानदार प्रश्न था और दोस्तों 5 मैंने आपको उत्तर निकाल दिया और दोस्तों ये 5 इस सर वाले टेस्ट में भी था। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पर, इसी प्रकार के शानदार प्रश्न की ओर आपको। चलिए प्रश्न दोस्तों देखिए, ये भी एक मतलब एवरेज स्तर का प्रश्न बोलूंगा कि 2 प्रत्याशी 3-10 के अनुपात में मतदान हुए। 2 प्रत्याशियों के लेवल 1 को 3 मिले तो 1 को 10 मिले। यदि सभी मत वैध है, यदि विजेता को इतने मिले तो कुल मत। दोस्तों इसमें कोई विशेष नहीं है, यहाँ अपने हिसाब से कितने 156 200, ये दोस्तों विजेता को है तो विजेता को कितने मिल रहे हैं 10। पूछा हुआ टोटल तो 10 और 3 13। दोस्तों ये इसको मल्टीप्लाई करके 1 0 से 1 0 कट जाए। फिर देखिए मैं आपको गुणा करके दिखा देता हूँ थोड़ा। 13 को 0 से करूँगा 0, 13 दूनी 26 हासिल पाई 2, 13 छके 78 और 2 80 हासिल पाई 8, 65 8 दोस्तों 13 छके 78 80 हासिल पाई 8, 13 पंजो 65, 65 और 8 73, 73 दोस्तों हासिल पाई 7 और 13 7 20, तो 20 30 60 उत्तर दोस्तों ये रहे। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन की ओर आपको। देखिए दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा 10 और छोटा विकर्ण 12 है। दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना ही पड़ेगा। जब भी आपके सामने समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्वेश्चन आता है तो इसमें दोस्तों शेप ये बनती है कि जो एक आप ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें यही शेप बनेगी जिसमें एक भुजा बड़ी वाली हमेशा 10 होगी और दोस्तों एक विकर्ण है ना, छोटा विकर्ण 12 है तो उसकी आधी भुजा हो जाती है। दोस्तों ये मैं आपको कंप्लीट मैथ्स चैप्टर कराऊंगा तब करवा दूंगा, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना कि समचतुर्भुज में आपको भुजा दी हुई है तो वो भुजा 90 के सामने आपको माननी है। एक विकर्ण दिया हुआ आपको 12 तो उसका आधा 6। तो दोस्तों आपको पता भी होगा कि समकोण त्रिभुज में ये 6 है, ये अगर कर्ण 10 है तो दूसरी भुजा 8 होती है, दूसरी भुजा 8 होती है। तो दोस्तों ये एक अपने पास त्रिभुज आ गया, एक ऐसा अपने पास त्रिभुज आ गया जिसकी एक भुजा 6 है एक है 8 है। लेकिन दोस्तों समचतुर्भुज में 4 ऐसे बनते हैं। तो दोस्तों पहले इसका आप क्षेत्रफल निकालिए, 1/2 आधार 8 ऊंचाई 6, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों 8 6 में आप आधार ऊंचाई किसी को भी कन्वर्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 24। तो दोस्तों इस तो एक अपन ने ये बनाया त्रिभुज, इसका आ गया 24। लेकिन दोस्तों मैंने बताया ऐसे एक समान जो समचतुर्भुज है इसमें ऐसे 4 त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए दोस्तों 24 चौकुन 96 और दोस्तों ये देखिए 96 आंसर है। दोस्तों ये शानदार तरीका है। इसके अलावा तो बहुत सारे कैंडिडेट को ये याद होगा 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोस्तों वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक आपके पास आया हुआ है विकर्ण, दूसरा विकर्ण दोस्तों मैंने बता दिया कि एक भुजा 6 तो एक 10 ये लिखी हुई तो ये 8 है। दोस्तों अगर ये आधी 8 है, मतलब ये विकर्ण ऐसे कटते हैं, जब ये 6 है तो ये 6, ये 8 तो ये 8। तो दोस्तों देखिए एक तो विकर्ण आपके पास हो गया 6 6 12 1 16, तो वही लगा सकते हो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल मतलब 8 दूनी 16 और 3 बार मतलब 6 और 6 12। उत्तर वही 12 8 96। दोस्तों ये 8 बार कटेगा और 12 8 96। तो दोस्तों उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत सारे कैंडिडेट को यही याद है कि समचतुर्भुज का एरिया होता है वो 1/2 मल्टीपल ऑफ डायगोनल्स होता है, तो उस हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होती। दोस्तों देखिए अंतर 1 का इनमें भी 13 14 में 17 18 15
इनमें अंतर सभी में, चाहे यहाँ पर मैं 49/50 ही क्यों ना लिख दूं, चाहे मैं 99/100 भी क्यों ना लिख दूं, जब तक अंतर समान है एक का, तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ी और जिसका अंश छोटा वह छोटी। दोस्तों फिर बोल रहा हूं, अगर अंतर समान है, जैसे समान है सभी जगह एक एक, ऐसी कंडीशन में जिसका अंश बड़ा वह सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटी। अब दोस्तों इस प्रश्न के आप उत्तर निकाल सकते हो। मैंने बता दिया जब अंतर समान आ गया तो जिसका अंश सबसे छोटा, इसमें तो सबसे छोटी पूछा, सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा किस में है, 11 है, तो ये सबसे छोटी हो गई। पूछा होता सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका, तो सबसे बड़ी। तो दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अगर अंतर समान है तो जिसका अंश जितना बड़ा वह उतनी बड़ी और जिसका अंश जितना छोटा वह उतनी ही छोटी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों शानदार प्रश्न और इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो आप इस प्रकार के प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। हाँ दोस्तों, ये एक सरलीकरण पर आधारित प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना क्या होता है, जैसे ये गुणा और भाग के प्रश्न वाले, इनको अलग करना है, क्योंकि माइनस प्लस वाला फ्रैक्शन अपने को अलग करना होता है, ये अलग, फिर ये इस प्रकार से दोस्तों इसको सोल्व करना है कि पहले इस लाल के नीचे वाला, फिर ये वाला, फिर ये तो है ही, फिर ये। दोस्तों एकदम आसान हो जाए। कैसे, सबसे पहले दोस्तों मैं इस माइनस का इधर इधर कर रहा हूँ, तो दोस्तों 4/5। फिर दोस्तों आपको पता कि ऑफ का मतलब भाग से पहले ऑफ को सोल्व किया जाता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 4/5 लिखा, तो मैं पहले भाग को इसे ऑफ को सोल्व करूंगा। और दोस्तों ऑफ का मतलब होता है गुना, तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/10। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/10, और ऑफ का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, लेकिन सोल्व पहले किया जाता है 4/9। ये दोस्तों 9 है, तो ये इसको 3 बार काटेगा, और 2 से यहाँ फिर से काट देता हूँ 2 बार और 5 बार, तो ये दोस्तों 2/5 3 15। तो दोस्तों इसमें अपने को भाग देना है 2/15 का, तो मैं गुना कर दूंगा 15/2 से। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको जरूर पता लग गया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है, क्योंकि दोस्तों जब भाग देना है अपने को 2/15 का, तो मैंने जब भाग को गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो संख्याएं रिवर्स हो जाती है, मतलब अंश हर एक दूसरे को बदल जाते हैं। तो ये हो गया 2/15। अब देखिए दोस्तों, इसको आप काटोगे तो 2 बार और इसको इससे काटोगे तो 3 बार, तो 3 दूनी 6। इसका मतलब दोस्तों इस पूरे का उत्तर आ गया 6। दोस्तों कॉपी में करोगे तो कोई टाइम नहीं लगेगा। फिर दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा, एक बार लगा के छोड़ दिया। फिर दोस्तों मैंने बताया आपको इतना हल करना है, ध्यान रखना जोड़ और बाकी के जो चिन्ह आते हैं उन्हीं के आधार पर कैलकुलेशन आपको करनी होती है मित्र इनमें। अब देखिए यहाँ लिखा 4/5 गुणा। अब दोस्तों पहले भाग है तो आपको पता है कि ऑफ के बाद भाग गुणा प्लस माइनस सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4/5 लिख के मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में आपको बदलना आता होगा। तो 9 का पड़ा, एक बार 9 एकम 9, 9 और 1 10। दोस्तों मैं वहाँ नहीं लिखूंगा, इसको थोड़ा नहीं इधर लिखूंगा, 1 ने 9 और 1 10/9। फिर दोस्तों भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को अपन गुणा में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 8/15 का 15/8। ये दोस्तों यहाँ से सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये इतने के बीच का सॉल्यूशन है, कितना ये। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ इसको जो नीचे लिखा है मेरा 10/9 गुणा 15/8, इसको दोस्तों मैं वहीं ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। दोस्तों इसको मैंने ऊपर ही ले लिया। अब देखिए यहाँ से आप काटिए, ये देखिए 4 से इसको काटोगे 2 बार, और 2 और 5 मिलके इस 10 को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ बच गया 15/9। और 15/9 का मतलब दोस्तों आपको पता है क्या होता है, 5/3। तो दोस्तों 6 और इसका पूरा का उत्तर कितना आ गया, 5/3। तो चलिए दोस्तों मैं स्क्रीन थोड़ी साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों 6 - 5/3। दोस्तों मैंने यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया था, -1 3/4 वहाँ मौजूद है, वैसा का वैसा लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर दोस्तों इस कैलकुलेशन को हल करेंगे, 3/4 और भाग देना 1/2 का, तो गुणा कर देंगे 2/1 से, मतलब 2 से। तो यहाँ देखिए ये कितना मिल गया दोस्तों, 3/2। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, 3/2। अब दोस्तों देखिए आपको मैं इसको दोस्तों 5/3। हाँ चलिए दोस्तों मैं यही आपको करके बता देता हूँ। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ 3/4 प्लस का है, और यहाँ माइनस का 3/4 और प्लस का 3/2 है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, इस कोशिश ये करते हैं कि जो 3 जिसमें अंश समान है उसको हर को समान कर लें। दोस्तों मैं नीचे वाले इस 2 को 2 से गुना करूँगा 4 बार, इसको भी मैं 2 से गुना करूँगा 6। तो दोस्तों एक बार इसको आप छोड़ के इतने को करोगे तो ये तो हो गया 6/4 प्लस का और माइनस का 3/, इनका लघुत्तम आप निकाल के उत्तर निकालोगे तो ये
प्लस का 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? प्लस का 3/4। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता लगा कि प्लस के 3/4 कैसे आए। तो दोस्तों देखिए मैं प्लस का 3/4 लिख लेता हूँ। प्लस का दोस्तों कितना बताया मैंने आपको? 3/4। अब दोस्तों आप लघुत्तम लेके कीजिए या और कैसे तरीके भी से भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार इस 6 को इधर ही, या दोस्तों आप या तो पहले इसको घटा लो। देखिए मैं घटा ही देता हूँ। 6 तिरी 18, 18 माइनस 5 13/3 प्लस 3/4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जोड़ और बाकी तो आपको आराम से आ ही रही होगी। तो चलिए दोस्तों इसकी वैल्यू ख़त्म। अब ये बचा अपने पास। तो फिर देखिए दोस्तों 13 चौकू 52, 9 52 और 9 61 और 4 तिरी 12। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ जोड़ और बाकी तो इस टाइप से आप करते ही होंगे, आपको आती होगी। तो उत्तर होगा 61/12। दोस्तों देख सकते हो BC ये रहा 61/12। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट और शानदार जबरदस्त। चलिए दोस्तों प्रश्न को देखिए। दोस्तों मेरा प्रश्न टारगेट ये है कि आपको मैं इतनी अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ या बता दूँ चीज़ें कि आपको कोई डाउट खत्म ही हो जाए। देखिए दोस्तों 18,000 रुपये 1.5 वर्ष के लिए 10% की दर से आपको CI बताना है। या इसमें क्या पूछा है, मतलब देखिए आप यहाँ देखोगे तो मिश्रधन लिखा है, तो अपन क्या मिश्रधन निकाल लेंगे। दोस्तों आपको पता भी होगा कि जब अर्धवार्षिक से संयोजित किया जाता है तो इसमें 2 का भाग दिया जाता है और इसको 2 से गुणा किया जाता है। दोस्तों इसमें कोई विशेष नहीं है, इसमें तो 2 से गुणा होगा टाइम में, तो क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब होगा 6 महीने। इसमें मतलब अपन साल में 2 बार एडजस्ट कर रहे हैं ब्याज को। तो ऐसी कंडीशन में अर्धवार्षिक के रूप में दर को तो आधा कर देते हैं, दर में तो 2 का भाग लग जाता है और जो टाइम है उसका 2 से गुणा हो जाता है। और दोस्तों अपन ने इसमें पूछा हुआ है ये मिश्रधन। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा और ईजी हो गया। कैसे हो गया दोस्तों? 18,000 का अपना जो मिश्रधन है, मिश्रधन मूलधन। अब दोस्तों आपको पता होगा दर आधी करेंगे तो 5%। तो दोस्तों मिश्रधन पूछा जाए तो 5% की वैल्यू होती है 1/20। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये तो आपको पता ही होगा कि 5% की वैल्यू होती है 1/20। और 1/20 मतलब दोस्तों अपन चक्रवृद्धि की कंडीशन में इसको जोड़ते चलते हैं तो 21/20। दोस्तों आपको यही प्रोसेस करना है सिर्फ और सिर्फ 3 बार। दोस्तों आपको क्या करना है? यही प्रोसेस करना है 3 बार। 21/20 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास चक्रवृद्धि। दोस्तों इसमें ब्याज निकालना होता तो अपन दूसरे तरीके से निकालते, लेकिन अपन से ब्याज पूछा ही नहीं है। अपन से सिर्फ और सिर्फ ये अमाउंट यानी मिश्रधन पूछा गया है। तो अपन 21/20 3 बार करेंगे। और दोस्तों इस कैलकुलेशन को करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए 20,837। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जो ये छोटी जोड़ भाग गुणा भाग है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बता। अब दोस्तों मैं इस प्रकार के फार्मूला पर कभी नहीं जाता। इस चीज़ को ध्यान दोस्तों इतने प्रश्नों में आपने देख लिया होगा अभी तक कि मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं बताया। तो फॉर्मूले से अपना दूर दूर तक लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगी। सारी चीज़ें दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ ही चलने वाली। प्रश्न को भी कि एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को 475। दोस्तों समझेंगे तो अच्छा प्रश्न है। थोड़ा टाइम जरूर लेगा आपका, लेकिन समझ में नहीं आए तो बोल देना कि रविवार को इतने आएंगे और शनिवार को इतने, और सप्ताह के अन्य दिन में सिर्फ और सिर्फ 340। दोस्तों कितने आएंगे? 340। दोस्तों 1 मिनट। तो दोस्तों अन्य दिनों में कितने आते हैं? 340। ठीक है। अब कोई महीना रविवार से शुरू हो रहा है, उसके 30 दिन हैं, तो एवरेज संख्या पता है। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, समझिए कि आपको पता है कि रविवार से शुरू होने वाला मतलब 1 तारीख को रविवार। दोस्तों ये मानते हो कि नहीं रविवार से कोई महीना शुरू हो, मतलब 1 को रविवार, फिर 7 दिन जोड़ोगे तो 8 को रविवार, फिर 7 जोड़ोगे तो 15 को रविवार, फिर 22 को रविवार और फिर 29 को रविवार। दोस्तों इतने रविवार हो गए कि नहीं हो गए? इसने रविवार का अलग अलग से दिया हुआ है। दोस्तों रविवार अपने पास कितने हो गए? 1 रविवार 2, मतलब 1 रविवार 2 3 4 5 टोटल रविवार हो गए। तो उनमें दोस्तों औसतन 502 आता है। तो अपन टोटल निकालेंगे कि रविवार को कितने आएंगे। तो दोस्तों इस 502 को रविवार कितने हैं 5 से गुणा करोगे तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2510। दोस्तों आप गुणा करोगे तो 2510। फिर वो होता है कि शनिवार। अब दोस्तों 1 तारीख से पहले जो शनिवार था वो तो पिछले महीने में चला गया, इसका मतलब शनिवार नहीं है। फिर इस रविवार से आगे शनिवार 1, यहाँ शनिवार होगा, यहाँ शनिवार होगा, यहाँ शनिवार होगा। तो दोस्तों शनिवार कितने हो गए? 1 शनिवार 2 3 4 शनिवार हो गए। और दोस्तों शनिवार का कितना है एवरेज? 475। तो दोस्तों 475 को जब आप 4 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1900। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि 5 तो हो गए रविवार और 4 हो गए शनिवार। 4 शनिवारों का गुणा करके निकाल लिया
और 5 रविवार। दोस्तों 30 दिनों का महीना है, उसमें 9 दिन जा चुके हैं, तो लास्ट पीछे दिन कितने बच गए 21 है, और 21 दिनों का एवरेज इसमें दिया हुआ है 340। तो दोस्तों मैंने अब आप इसको समझ भी चुके होंगे कि अपन इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे और इनको गुणा करके जोड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे आप इन चीज़ों को जोड़ोगे तो ये आपके पास कितना बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये बनेगा दोस्तों 11,550। दोस्तों ये मैं उम्मीद करो जोड़ तो आपने लिया होगा। और दिन कितने हैं उनको दिनों का भाग दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप दिनों का भाग दोगे तो आपके पास 385 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों को एक अच्छा प्रश्न था 385। और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो नीचे 385 भी ग्रीन हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको समझना यही था कि इस महीने में कितने रविवार पड़ेंगे और कितने शनिवार पड़ेंगे। तो जितने रविवार उनको रविवार से गुणा, जितने शनिवार उतने शनिवार से, बाकी बच गए उनको बचे हुए से गुणा। तो कोई विशेष नहीं था, लेकिन इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना बेहद जरूरी था। चलिए दोस्तों आपको लेके चलता हूँ मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए कि व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय नहीं लिया। मतलब कि कुछ ही व्यक्ति लगे, उन्होंने निर्णय लिया, उसमें से 5 व्यक्ति आईने अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे, कितने दिन लगे 24 दिन लगे, तो मूल समूह में तो कितने व्यक्ति थे। दोस्तों कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है अगर आप समझ रहे हो। अब दोस्तों व्यक्तियों के एक समूह ने पता नहीं कितने व्यक्ति थे दोस्तों, लेकिन दोस्तों काम क्या होता है, आप कार्य क्या होता है आपको पता होगा कि कितने व्यक्ति है, कि कितने व्यक्ति मतलब कितने मैन और कितने दिन तक काम किया। ये दोस्तों कार्य होता है। क्या होता है कितने मैन और कितने दिनों के लिए किया। तो दोस्तों इसमें यही पूछा है। तो मूल समूह में तो कितने व्यक्ति अपने से पूछा गया। अब अपने को पता नहीं कि कितने व्यक्ति थे। दोस्तों एक शानदार है, छोटा सा एक्स मानूंगा और आप समझ जाओगे। मान लो एक्स व्यक्ति थे और वो इस काम को 20 दिन में कर सकते थे। फिर दोस्तों 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों x में से 5 में यहाँ माइनस लिख दूं, क्या दिक्कत है बताओ। तो अनुपस्थित रहने के कारण अन्य व्यक्ति उस काम को 24 दिन में पूरा करते। ये देखिए दोस्तों हो गया कि नहीं हो गया कि x व्यक्ति 20 दिन में और x - 5 व्यक्ति 24 दिन में। तो दोस्तों यहाँ से आप आराम से कर सकते। देखिए मैं यहाँ से 4 से काट भी देता हूँ और ये ले लीजिए 6। तो देखिए ये 5x बराबर 6x माइनस ये 6x ये -30। तो दोस्तों इधर मैं इसको लेके जाऊंगा तो x और इसको 30 को इधर लाऊंगा तो 30। देखिए दोस्तों x की वैल्यू आ गई 30 और ये देखिए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 30। और पूछे वर्तमान में कितने व्यक्ति है, तो 5 कम व्यक्ति अनुपस्थित है, इसका मतलब 25 है वर्तमान में। लेकिन दोस्तों 25 वाला इसने पूछ नहीं रखा, इसने मूल समूह पूछ रखे, तो वो 30 आंसर हो जाएगा। दोस्तों शानदार प्रश्न था और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको 110% समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ये भी दोस्तों इसका करने का मैं आपको इतना यूनिक तरीका बता दूंगा कि हर प्रश्न में काम करे। जैसे इसमें तेल है, कभी कभी आपको कहा मिलेगा कि सेव के मूल्य में 10% 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 किलो सेव अनार अमरूद ज़्यादा खरीद पाता है, अधिक खरीद पाता है। तो तेल का या अमरूद का उनका प्रति किलो मूल्य बताइए। दोस्तों हर में काम करेगा। इसमें लिखा हुआ क्या है कि तेल के मूल्य में 20% की कमी हुई। दोस्तों 20% की वैल्यू सबसे पहले आपको पता होगा कितनी होती है 1/5। दोस्तों ये पता है। अब दोस्तों आपको पीछे वाला लाइन नहीं पढ़ना, मेरे वाले तरीके के हिसाब से आपको जिस इस प्रकार का प्रश्न दिखे तो आपको पहले इतनी ही लाइन पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 1/5। अब दोस्तों एक चीज सोचिए कि अगर मूल्य में कमी हुई है, अगर मूल्य में कमी हुई है, रुपए आपके पास उतने ही है फिक्स। ये दोस्तों 45 रुपये इस प्रकार के प्रश्नों में फिक्स माने जाते हैं। एक दिमाग लगाइए कि आपके पास पैसे तो जेब में उतने के उतने ही हैं, लेकिन अगर मूल्य में कमी हुई है तो आप आराम से सोच सकते हो कि रुपये तो अपने पास उतने ही हैं। अब भाव कम हो गया तो आप माल ज़्यादा खरीद पाओगे। इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर पैसे उतने ही हैं, फिक्स है अमाउंट, फिर भाव अगर कम हुआ तो अपन माल ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो दोस्तों लिखा है कि मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो ये कमी हुई है मतलब अपन माल ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो 1/5 को मेरे को बढ़ाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब अपने को अगर यहाँ कमी हुई हो ना, तो नीचे भी आपको ऊपर वाली संख्या कम ही करनी होती है। तो होगी 1/4। दोस्तों यहाँ कमी हुई है तो जो ये 1/5 है, जैसे यहाँ 2/5 होता तो मैं 2 घटा देता। अगर 3/5 होता तो यहाँ मैं 3 घटा दे, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 घटाइए। 1/4 ये दोस्तों जो अधिक खरीद पाता है उसकी वैल्यू होती है। 1/4 की वैल्यू अगर 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई कि नहीं हो गई। अब ये क्या है दोस्तों, जब ये आप प्रोसेस करो तो इसमें आपको ये पता लग जाएगा कि पहले वह कितना माल खरीदता था
तो 60 किलो खरीदता था। तेल का प्रारंभिक मूल्य, अब दोस्तों मूल्य आपको टोटल 4500 रुपये थे और है, और मैं 60 किलो खरीद पाता था। तो काटिए इसको, फिर 3 से 150, 3 से 2 और 2 से 150 को निकालोगे तो 75। ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इसमें इस प्रकार देखिए, अब कुछ में क्या होगा कि ये मूल्य में वृद्धि करेगा, 10% 20% की वृद्धि। जैसे मैं 20% की वृद्धि करता हूँ तो 1/5। अगर भाव बढ़ा है तो माल कम खरीद पाओगे, या इसको भूलिए, अगर यहाँ वृद्धि होती तो आपको यहाँ 1 जोड़ना होता, अगर यहाँ 2/5 होता और वृद्धि होती तो आपको यहाँ 2 जोड़ना था। इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। और जैसे आप इसको 2/7 करते, जैसे इस सवाल को 2/7 यहाँ लिखा होता कि वह 8 किलोग्राम ज़्यादा खरीद पाता था, तो दोस्तों 2 इसको काटिए 4 और 1 की वैल्यू आ जाती है 28। इसका मतलब पुराना जो खरीदने का माल का जो वजन था वो 28 किलोग्राम। दोस्तों इससे कभी भाव नहीं आता है, इससे भाव नहीं आता, लेकिन इससे जो पुराना माल खरीदते थे वो आ जाता है। तो माल का भाग जब आप पैसों में दोगे तो आपका प्रति किलोग्राम भी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करो इस प्रश्न को आप भली भांति समझ गए होंगे शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि 4 अलग अलग घंटियां हैं जो 4, 12, 20, 25 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि यह घंटियां एक साथ प्रातः 8 बजे बजती है तो 2 12 कितने बजे। इस प्रकार के घंटियों में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इनका लघुत्तम लेना होता है। तो दोस्तों 4, 12, 20, 25 का लघुत्तम दोस्तों आपको बताऊं तो होता है 300। ये दोस्तों मिनट है तो 300 मिनट है, तो मिनट को घंटा में कन्वर्ट कीजिए 60 से भाग दे करके, तो 5 घंटे। इसका मतलब दोस्तों 8 बजे के बाद 5 घंटे बाद पुनः वो एक साथ बजेगी। तो दोस्तों 8 और 5 13, और 13 बजने का मतलब 1 बजे। दोस्तों ये सुबह के है 8 है, तो 5 घंटे जोड़ोगे तो 13 बजे, और 13 बजे का मतलब 1 बजे ये घंटियाँ फिर से 7 बजेगी। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते ही हैं। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट शानदार ज़बरदस्त प्रश्न, दोस्तों ये भी एक बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों देखिए कि 17 अलग अलग संख्याओं का औसत ये है, यदि 9 का ये है और अंतिम 9 का ये है, तो आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्न में यही मध्य वाली संख्या, या इसमें पूछा जा सकता है कि 9वीं संख्या, क्योंकि दोस्तों 8 हटने के बाद 1 ही बचती है। तो मध्य वाली संख्या पूछे दोस्तों कुछ नहीं करना होता, पहले तो इन अंतिम इन 9 का योग आ दिए, तो 14 नमी 126, फिर अंतिम 9 का दोस्तों, फिर अंतिम 9 का ये 18 है दोस्तों यहाँ, तो 18 नमी 144। दोस्तों इन दोनों को जोड़िए 270। फिर दोस्तों इनको गुणा करके घटाना, कुछ नहीं है, ऊपर वाले को गुणा करके घटाना है। पहले तो दोस्तों जो नीचे दोनों, मतलब पहले वाली लाइन को छोड़ के नीचे वाले जो ये औसत होगा, इन दोनों को गुणा करके योग निकालना है। फिर दोस्तों देखिए इनको गुणा कीजिए, 17 गुणा 15, 17 5 की 85, हासिल पाई 8 और 23। दोस्तों देखिए मैं फिर बता देता हूँ आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही है। 17 5 की पीछे से हासिल पाई 8। दोस्तों समझे कि नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, अपने कुछ नहीं दोस्तों। 2 17 आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको गुणा करना होता है दोस्तों इस 17 को 15 से। अब दोस्तों चाहे आप 17 को 15 से कीजिए, चाहे 15 को 17 से कीजिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको गुणा देखिए, 17 5 की 85, हासिल पाई 8, फिर 17 1 17 और 17 और 8 25, 255। दोस्तों इन दोनों को घटाओगे तो घटाने पर आपके पास उत्तर आ जाएगा 15। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, तो पहले वाला लाइन को पहले भूलिए, सभी संख्याओं के औसत को भूलिए। फिर दोस्तों इन दोनों को गुणा कीजिए, रखिए। फिर अंतिम 9 है तो फिर इसको 9 से गुणा कीजिए, क्योंकि दोस्तों अंतिम 9 का मतलब 9 का औसत 16 है, तो 9 का योग ये हो जाएगा। 9 का औसत 14 है तो ये योग हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए और ऊपर वाले दोनों को इसमें से घटा दोगे तो वही संख्या आ जाएगी। मध्य वाले पूछ ले, चाहे इसमें 9वीं संख्या भी पूछ सकता था आप। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन जो मैथ्स के मैं प्रैक्टिस सेट का लेके आ रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और एग्जाम में आप 14 या 15 से कम नंबर तो कभी नहीं लेके आओगे, क्योंकि दोस्तों मैं इसी टाइप से चीज़ें बताता चलूँगा। और बचे हुए 1.5 महीने में अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहे तो दोस्तों मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मैथ्स का स्कोर यही होगा। दोस्तों फिर से मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों मैं मेन उद्देश्य कि मैं जितनी फास्ट हो सके मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, और दोस्तों मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि अपना सेटअप भी एक बोर्ड वगैरह सिस्टम तैयार करूँ, जिससे मैं लाइव आके एक अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ा सकूँ, ताकि जो कैंडिडेट पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, या खरीदना नहीं चाहते, या खरीदे हुए नहीं पढ़ सकते, या खरीद नहीं सकते,
जो करना चाहते हैं लेकिन वो उनको फ्री में उससे शानदार कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ जो मैथ्स दिल्ली पुलिस के करना चाहते हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।